और बच्चे अगर हम लोग आईआईटी खड़गपुर को देखें, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो आईआईटी खड़गपुर है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो सीट सारा दिया हुआ मेंशन करा हुआ है कि अगर मेजर फिजिक्स लेना चाहते हैं तो कितना सीट है, केमिस्ट्री मेजर में कितने सीट है, मैथमेटिक्स मेजर में कितने सीट है, इकोनॉमिक्स मेजर में कितने सीट है। आप इकोनॉमिक्स से भी क्या कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है, और हर एक आईआईटी में ऐसा है कि आप इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपके यहाँ पे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है एनसीटी का वहां पर भी ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप लोग का आपको पता होगा एनसीटी आईटीपी के एग्जाम में 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए। भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फी की बात करा हुआ है 750 यानी 750 रुपए पेमेंट करा हुआ है, ठीक है, यानी इतना आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा। चलो यहाँ पे आपको देखना होगा चीजें कि एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एनआईटी में ऐसा नहीं है, ठीक है, एनआईटी जालंधर हम लोगों ने देखा वहां पे मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में एनसीटी के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होने चाहिए कहां पे, तो बच्चे आपके क्लास 12th में फॉर जनरल कैटेगरी, है ना। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ना 2024 का है, कब का है, 2024 का है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन 2024 का है। आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, मेन रूप से आपको देखो जानना क्या है ना, आपको जानना है कि अगर आप लोगों ने 12th 2024 में करा हुआ है, ठीक है, 2024 में अगर आप लोगों ने 12th करा हुआ है, या फिर 2025 में अपना 12th करा हुआ है, तभी आप एलिजिबल होंगे। जो बच्चे 2023 में किए होंगे वो नॉट एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की भी बात करा हुआ है कि अगर आप कैटेगरी आपका क्या होगा, अगर बच्चे आपका कैटेगरी ओबीसी वगैरह है, हाँ जनरल होगा, ओबीसी होगा, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर अक्टूबर 2000 यानी 2000 बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप अगर 2000 से पहले जन्म लिए हैं तो आप गुनाह कर दिए हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर SC ST कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 1995 बताया गया है, यानी 1 अक्टूबर 1995 के बाद अगर आप लोगों ने जन्म लिया हुआ तभी आप एलिजिबल होंगे। और 24 और 25 में किसी एक में आपका 12th होना चाहिए। अब 2023 वाले बच्चे जो है एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। गैप ईयर वाला समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी की बात करा हुआ है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है खास, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो अगर आपको सीट अलॉट होता है तो सारा चीज आपको पता होगा कि अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट मिला हुआ है मेजर, अगर आपको फिजिक्स मेजर मिला हुआ है ना, और अगर आप एक्सेप्ट और फ्रीज करते हो, एक्सेप्ट और फ्रीज, तो आपका लॉक हो जाएगा, है ना, यही आपका मेजर होगा। अगर मान लो आप लोग का फिजिक्स सेकंड में था, सेकंड प्रीफरेंस, ठीक है, प्रीफरेंस होता है कि आप पहला प्रीफरेंस क्या है, कौन सा मेजर लेना चाहते हो, तो बोलोगे सर मैथ लेना चाहते हैं। मैथ अगर नहीं मिल पाया तो अगर आपको फिजिक्स मिलेगा सेकंड पे, तो अगर आप फ्रीज करोगे तो आपका लॉक हो जाएगा। और यदि आप करते हो एक्सेप्ट विथ अपग्रेड, तो अगर सेकंड प्रेफरेंस मिला है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बाद में मिल जाता है, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। और अगर रिजेक्ट करते हो या फिर छोड़ देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप दोबारा उस आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसका ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर 2-3 बच्चों ने मैसेज करा कि सर हमने छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं। अगर छोड़ भी देते हो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ करोगे भी नहीं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसको बच्चे एक्सेप्ट करते हो तो 10,000 आपको पेमेंट करने होंगे, और यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे, PWD कैटेगरी से होंगे तो आपको कितना पेमेंट करना होगा, 5,000, ठीक है। और हाँ, एक और जरूरी सूचना आप सभी के लिए जरूरी है कि OBC सर्टिफिकेट हो, चाहे AWS सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो जो बच्चे आपका बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, आफ्टर 1 अप्रैल 2025। इसको नोट कर लो, अगर पहले का पुराना होगा तो काम नहीं करेगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, उससे पहले का नहीं मान्य होगा, इस बात का ध्यान, वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसको आपको एकदम कंपलसरी जानना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करा है, क्या क्या पास आपके पास होना चाहिए, तो हमने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बना रखा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फी वगैरह दिया है कि अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो 62,000 है, और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो भैया वो 2,000 रुपये डिस्काउंट हो जाते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। और हाँ, हॉस्टल सभी को मिलता
है, हॉस्टल सभी को मिलता है, मेस चार्ज सारा चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप देखोगे ट्यूशन फी भी इंक्लूड है, वन टाइम पेमेंट भी इंक्लूड है, सेमेस्टर फी भी इंक्लूड है। और इस सेमेस्टर प्रत्येक सेमेस्टर की बात कर रहा है, यानी एक सेमेस्टर में आपको इतना देना होगा। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे अगर आपके 12th में अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे तो 60% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 60%, ओबीसी से होंगे तो आपके 12th में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए आपका 50% होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से क्या होंगे, एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों का अगर मान लो अनरिजर्व कैटेगरी से है, पता चला 59% है तो एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और आगे क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट होना चाहिए, 7 सब्जेक्ट में अफेयर होना चाहिए, यानी कोई ना कोई आप क्वेश्चन करे होंगे 7 सब्जेक्ट का, छोड़ना कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहां पे बोला गया डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 1 अक्टूबर 2005, लो भैया वहां पे 2000 था, यहां पे 2005 है। तो अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2005 के बाद हुआ है तभी आप एलिजिबल हो। पहले अगर एलिजिबल है, पहले अगर हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ एकदम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका दिया हुआ कि अगर केमिस्ट्री मेजर लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपका 12th में होना चाहिए, और उसी के साथ केमिस्ट्री में आपका सेम टू सेम उसी प्रकार 60% जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए 12th में, ध्यान रखिएगा। और डोमेन में भी होना चाहिए नंबर, ठीक ठाक, ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन डोमेन के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं है, इन्होंने बोला हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60%, हाँ ठीक है, मार्क्स इन केमिस्ट्री देयर, हाँ 10+2 एग्जाम में केमिस्ट्री में 60%, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका दिया है 60% ही, ओबीसी के लिए 55% और एससी एसटी के लिए 50%, यानी सेम टू सेम यही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ओवरऑल आपके इतने हैं तो आपके मेजर सब्जेक्ट में भी उतना होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मैथमेटिक्स मेजर में लेना चाहते हैं तो सेम टू सेम वही है कि मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, और यदि आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स मेजर लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स मेजर वाले बच्चे ध्यान देंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव रिटेन द एनसीटी 2025 इन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स डोमेन लेना है तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 55% और एससी एसटी के लिए 50%, 10+2 एग्जाम में, ठीक है। फॉर चूजिंग इकोनॉमिक्स एज माइनर कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन 10, यानी इकोनॉमिक्स हो या ना हो, चाहे डोमेन में हो या ना हो, चाहे 12th में हो या ना हो, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स पे ही बेस पे आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स मेजर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। 1 साल का आपका यहाँ पे देखो, यहाँ देखोगे टोटल फी, फर्स्ट सेमेस्टर की फी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी के लिए 64,000, 64,000 रुपए, और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितना है तो 59,000 है ना। और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर का जाना चाहते हो फी वगैरह, तो जनरल के लिए 42,000 और एससी एसटी के लिए 37,000, इस तरह से आपका फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर। बाकी यहाँ पे देखो तीसरा सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 44,000 आपका होना चाहिए और 39,000 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फी स्ट्रक्चर भी पता चल गया है, ठीक है। बाकी ट्यूशन फी एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को नहीं देना होता है, ठीक है। यानी कि ट्यूशन फी अगर बात करेंगे, ट्यूशन फी कहाँ दिया हुआ है, ट्यूशन फी यहाँ पे दिखाई अभी नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट हो गया, सेमेस्टर फी 5,000 रुपये ज़्यादा नहीं है ना, 5,000 है, 5,000 उसको देना होगा जो जनरल कैटेगरी से होंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे। बाकी एससी एसटी वाले बच्चों को ट्यूशन फी नहीं देना है, यानी 5,000 एससी एसटी वाले बच्चों के लिए कम है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सर आपका सीट दिया हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर का, कितना सीट कौन से मेजर में है। बाकी देखो यहाँ पे 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा, ये आपको पता होगा, और नॉन रिफंडेबल होता है, अगर एडमिशन लेते हो ठीक है, नहीं लेते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका हुआ एनआईटी जालंधर और आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी तक 3 ही IIT NIT हैं जिन्होंने 2025 में 2025 में अपना नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है, अपना क्राइटेरिया बता दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी और IIT हैं लगभग अगर आप इस सभी के लिए एलिजिबल हैं तो ये मान कर चलिएगा आप उन सभी के लिए, जैसे आपका IIT जोधपुर हो गया, IIT रोपड़ हो गया, अगर आप IIT खड़गपुर भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और यदि आप NIT जालंधर के लिए एलिजिबल हैं तो आप NIT तिरुचि हो गया, NIT कालीकट हो गया, NIT वरंगल हो गया, इन सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप सभी को IIT और NIT के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। हॉस्टल मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है IIT और NIT के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।